नाउ लेट्स स्टार्ट स्वराज इन द प्लांटेशंस। इससे पहले आपने 3 तरह का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर किया। मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। नेक्स्ट जो आपने किया था बेटा वो किया था आपने जो कंट्री साइड के अंदर किया था। और एक आपने किया कि आंध्र प्रदेश के अंदर गुदेम हिल्स के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चलाया गया। तो आज जो रिपीट कर रही हूँ वो क्या है, स्वराज इन द प्लांटेशन। ठीक है, स्वराज इन द प्लांटेशन क्या था बेटा, workers to had their own understanding of महात्मा गांधी and the notion of स्वराज। जैसा आपने बाकी प्लेसेस पर देखा, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या था कि जो वर्कर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज के आइडिया को डिफरेंट ढंग से लिया। यानी सभी लोग जो थे स्वराज को अपने अपने अकॉर्डिंग, स्वराज के आइडिया को अपने अपने ढंग से अंडरस्टैंड कर रहे थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। क्या था बेटा कि जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांटेशन क्या होता है। जब एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो उसे प्लांटेशन कहते हैं हम लोग बेटा। और जो प्लांटेशन वर्कर थे, असम में किस चीज की फार्मिंग हो रही थी, किस चीज की प्लांटेशन चल रही थी, टी फार्मर, टी की प्लांटेशन। यानी असम में जो टी प्लांटेशन के ऊपर जो जो भी मतलब वर्कर्स थे, एक एक्ट पास हुआ था बेटा। कौन सा एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। 1859 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, and in fact they were rarely given such permission। यानी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो टी गार्डन्स के अंदर जो वर्कर्स थे उन्हें उस प्लेस को छोड़कर, उस स्पेसिफिक प्लेस को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी। वो उसी प्लेस के ऊपर ही रहते थे। यानी रेयरली ही उन्हें परमिशन मिलती थी, भाई कभी कभार ठीक है उन्हें परमिशन मिलती थी, अदरवाइज वो उसी प्लेस के ऊपर रहते थे, उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब ये महात्मा गांधी का स्वराज का आइडिया आया तो इन प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज का मीनिंग क्या लिया, उन्होंने इसका मीनिंग लिया कि अब वो इस स्पेसिफिक स्पेस को छोड़कर जा सकते हैं। यानी जो एनक्लोज एरिया है जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ से। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी जो अथॉरिटीज थी उनको डिसओबे किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उस प्लेस को छोड़कर जाना, अपने मतलब विलेजेस की तरफ, अपने घरों की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village। उन्हें क्या बिलीव वो करने लगे थे कि गांधी राज आ चुका है और अभी क्या है कि सभी लोगों को उनके प्लेसेस के ऊपर, उनके विलेजेस के ऊपर क्या मिलेगी, लैंड मिले। And they however never reached their destination। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten। अभी क्या हुआ कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे ही नहीं, ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ रेलवे एंड स्टीमर। स्टीमर्स की स्ट्राइक थी, रेलवे की स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से वो बीच में ही फंसे रह गए। स्टैंडेड ऑन द वे यानी बीच में ही फंसे रह गए। और क्या हुआ, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद ब्रूटली बीटन अप यानी बुरी तरह से मारा गया। ये जो था ये था स्वराज इन द प्लांटेशन। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। यानी जो हम डिफरेंट डिफरेंट हमने किया कि प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसा लिया या कंट्री साइड में उसको कैसे ढंग से लिया गया, तो जो ये विजन था, ये दिस द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। यानी जो जिस ढंग से डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स स्वराज के आइडिया को लेकर चल रहे थे, इसे कांग्रेस ने एक तरह से अप्रूव नहीं किया था। यानी कांग्रेस इस तरह का नहीं चाहती थी। They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over। यानी जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे या कंट्री साइड में रहने वाले फार्मर्स थे या जो भी लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने स्वराज के मीनिंग को अपने ढंग से लिया।
अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट किया, उनके अकॉर्डिंग। जब सभी तरह के सफरिंग्स यानी पेन्स, ट्रबल्स जब ओवर हो जाएंगी तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स स्वराज आ, यानी उन्होंने स्वराज को किस चीज से जोड़ा कि हर तरह की जो सफरिंग्स है, हर तरह के जो ग्रीवेंसेस है, हर तरह की जो पेन्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। Yet when the tribals chanted Gandhiji name and raised slogans demanding Swantarth Bharat, they were also emotionally relating to an all Indian agitation. जब हम कहें कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जब उन्होंने गांधी जी के नाम पर क्या किया, उन्होंने गांधी जी के नाम पर एक स्लोगन दिया, और वो स्लोगन क्या था, स्वतंत्र भारत। यानी वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो उस अपने इमोशंस को पूरी कंट्री के एजिटेशन के साथ, यानी पूरी कंट्री जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रही थी, उसके साथ जोड़ रहे हैं। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. यानी जब वो महात्मा गांधी के साथ और हम कहें कि कांग्रेस के साथ अपने इस मूवमेंट को जोड़ रहे हैं बेटा, तो वो क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे, यानी वो ये देख रहे थे कि उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो लोकेलिटी की लिमिट से बाहर, यानी वाइडर होता चला जा रहा था। यानी उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के नाम पर, यानी व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर काम कर रहे थे, महात्मा गांधी के नाम पर जो मूवमेंट चला रहे थे, और साथ में क्या कर रहे थे, उसे कांग्रेस के साथ क्या कर रहे थे, जोड़ते हुए। तो वो क्या था, वो उनकी लोकल लिमिट से, लोकल जो उनकी लोकेलिटी थी, उसकी लिमिट से क्या था, बाहर, यानी इसे वाइडर लेवल तक लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट ये एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है कि किस तरह से मतलब कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर कोई पिक्चर दे दी जाती है और आपको उसके अकॉर्डिंग भी उसको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या पिक्चर किस चीज को शो कर रही है, क्या रिवील कर रही है। चोरी चोरा 1922। एट चोरी चोरा इन गोरखपुर, ए पीसफुल डेमोस्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। ये चोरी चोरा प्लेस जो कि यूपी के अंदर है, मतलब गोरखपुर यूपी के अंदर, वहां पर क्या हुआ था कि एक पीसफुल जो डेमोस्ट्रेशन चल रहा था, जिसका जिसका पुलिस के साथ क्या हुआ, क्लैश हो गया और वायलेंस हो गई बेटा। और हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद, ये जो क्लैश हुआ, जो वायलेंस हुई, इसको सुनने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का प्लान किया। तो ये चोरी चोरा प्लेस जो है आपको मैप के अंदर भी फिल करने के लिए आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर ही, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये चार तरह के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या विजन रहा लोगों का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर, क्या आइडिया रहा उनका, कैसे उन्होंने स्वराज के आइडिया को समझा, कैसे अंडरस्टैंड किया, वो आपने किया। इसके बाद आता है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। In Feb 1922, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसा कि चोरी चोरा प्लेस से अभी आपको दिखाया मैंने कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का प्लान किया। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. उन्होंने क्या रियलाइज किया, महात्मा गांधी ने क्या रियलाइज किया, उन्हें लगा कि जो सत्याग्रहीज है, मतलब जो ये हमारा मूवमेंट है, ये वायलेंट होता चला था, एंड नाउ देयर इज ए नीड टू ट्रेन द सत्याग्रहीज। सत्याग्रहीज को अभी ट्रेंड करने की जरूरत है, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है कि हाउ टू, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है कि किस तरह से मास स्ट्रगल के अंदर वो क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं विदाउट एनी वायलेंस। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the Provisional Council that had been set up by the Government of India Act of 1990. क्या था कि जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया, उस समय बहुत सारी चीजों को क्या किया जा रहा था, बाइकआउट किया जा रहा था। उसमें काउंसिल के इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया था। उस समय सिर्फ एक पार्टी जो मद्रास की नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, उसने ही क्या किया था, सिर्फ इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था, काउंसिल्स के इलेक्शन के अंदर। बट नाउ एट दिस टाइम
जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो मतलब एक तरह का जो मास स्ट्रगल चल रहा था उससे काफी टायर्ड हो चुके थे और वो ये चाहते थे कि जो काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं, प्रोविजनल काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर, वो इनके अंदर पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहते थे कि वो काउंसिल्स का हिस्सा बनकर, यानी इलेक्शन को विन कर कर काउंसिल का हिस्सा बनकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अंदर रिफॉर्म कर सके, उसमें रिफॉर्म करने के लिए प्रेशर बना सके। They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. यानी वो उनको ये लगता था कि इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इन इलेक्शन मतलब इन इलेक्शंस को विन कर कर काउंसिल का हिस्सा बनकर वो आर्ग्यू कर सकते हैं फॉर द रिफॉर्म और ये बता सकते हैं कि दीज काउंसिल्स आर नॉट प्रॉपरली डेमोक्रेटिक। तो वो ये चीज बता भी सकते हैं कि जो काउंसिल्स हैं वो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसमें दो तरह के लीडर्स थे, एक थे बेटा हमारे पास सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई? कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनाई बेटा। और ये क्या करते थे? ये मॉडरेट लीडर्स थे, यानी दो तरह के लीडर्स इस समय इन्फ्लुएंस के अंदर थे। एक जिसे हम कह सकते हैं कि हॉट ब्लडेड, जिसे हम कह सकते हैं जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे जो थे हमारे मॉडरेट लीडर्स थे जैसे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। अभी ये दोनों तरह के जो लीडर्स थे वो अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, अपने अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। जो सी आर दास हैं या पंडित मोतीलाल नेहरू जी हैं, वो उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी बनाई। वो क्या चाहते थे कि काउंसिल्स के इलेक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहते थे। बट जो यंगर लीडर थे, जो हॉट ब्लडेड लीडर थे, वो बिल्कुल भी स्वराज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। वो तो चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज। स्वराज और पूर्ण स्वराज के अंदर डिफरेंस है, जो कि अभी इसी टॉपिक में आप आगे पढ़ेंगे। यानी जो हॉट ब्लडेड लीडर्स थे ये स्वराज की बजाय फुल इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, पूर्ण स्वराज को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। In such a situation of internal debate and recession, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. अभी जो इस तरह का डिबेट चल रहा था, इंटरनल डिबेट चल रहा था कांग्रेस के अंदर ही, इस समय पर दो फैक्टर्स ने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दी। देन व्हाट आर द टू फैक्टर्स? कौन से वो दो फैक्टर्स थे जिसने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दी? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यही जो मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ कि वो कौन से दो फैक्टर्स थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दी। The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapse after 1930. क्या था बेटा? इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट तो चल ही रहा था, और उस समय क्या हुआ कि जो फर्स्ट रीजन रहा कि जो एग्रीकल्चर गुड्स है उनके प्राइसेस रिड्यूस होने स्टार्ट हो, इकोनॉमी के अंदर ना डिप्रेशन आनी स्टार्ट हो गई। एक टर्म होती है रिसेशन और एक होती है डिप्रेशन। रिसेशन होता है स्लोली प्राइसेस का गिरना, डिमांड का फॉल करना स्लोली, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्राइस लेवल भी क्या होता है, फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि बहुत तेजी से डिमांड का फॉल करना। तो उस समय क्या था, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आनी स्टार्ट हो गई थी, यानी पूरे वर्ल्ड में डिमांड की कमी हो रही थी। एंड यू नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज द एग्रीकल्चर टाइप इकोनॉमी। तो यहाँ पर तो मोस्टली लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर, आज भी बहुत लोग डिपेंड करते हैं, उस समय तो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते थे। अभी क्या था कि एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड रिड्यूस होती चली जा रही थी, एंड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ डिमांड प्राइस लेवल भी क्या हो रहा था, वो रिड्यूस होता चला जा रहा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926। 1926 से एग्रीकल्चर प्राइसेस रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। और 1930 तक आते आते तो बिल्कुल ही हम कहें कि बिल्कुल ही प्राइस लेवल बहुत डाउन चले गए। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कंट्री के अंदर तो कम होती ही चली जा रही थी, साथ साथ एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहे थे। एंड पीजेंट्स फाउंड it difficult to sell their harvest and pay their revenue.
अब पीजेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम थी, ना तो वो अपनी हार्वेस्ट यानी जो भी उनकी क्रॉप्स थी उसको सेल कर पा रहे थे और ना ही उनके पास इनकम आ रही थी। जब इनकम नहीं आ रही है, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है, तो आगे वो रेंट कैसे दे? यानी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाती थी, लोग यानी जो टैक्स देते थे, वो जो रेंट देते थे वो नहीं दे पा रहे थे। बाय 1930 द कंट्री साइज वाज इन टर्मोइल, यानी जो विलेजेस का एरिया था, जो रूरल एरिया था, वो पूरी टर्मोइल की पोजीशन में था, यानी उथल पुथल की स्थिति के अंदर था। एक तो रीजन ये हो गया जिसने इंडियन मतलब जो हम कहें कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक शेप दिया, और उसका दूसरा रीजन क्या था? अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up in response to the nationalist movement, and the commission was to look into the functioning of the constitutional system, in India and suggest changes. अब इस समय में क्या था कि ब्रिटेन के अंदर एक न्यू गवर्नमेंट आई थी, कौन सी थी? टोरी गवर्नमेंट, वन मार्कर आ जाता है। एक न्यू गवर्नमेंट वहां पर बनी, टोरी गवर्नमेंट। और इस टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि स्वराज चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उस डिमांड को देखते हुए उन्होंने इंडिया के अंदर एक कमीशन भेजा। यानी इंडिया के अंदर ये सर्वे किया जाए, इंडिया के अंदर जाके ये ऑब्जर्व किया जाए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जा सकता। और ये जो कमीशन भेजा गया उसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। वन मार्कर यहां भी बन जाता है। हु वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन? सर जॉन साइमन। और इसी वजह से इस कमीशन का नेम क्या रखा गया था बेटा? साइमन कमीशन रखा गया। अभी उस कमीशन को करना क्या था बच्चे? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ये कमीशन था सेटअप किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, कि इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, क्या चेंजेस इंडिया के अंदर किए जाए ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कुछ कांग्रेस लीडर्स तो इसको लेकर ठीक थे, खुश थे कि ठीक है अभी हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। बट द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। लेकिन इस कमीशन की प्रॉब्लम क्या थी? इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर ब्रिटिश। सभी लोग क्या थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के थे, इंडिया का कोई भी नहीं था। अभी जिस प्लेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, उस कंट्री का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर नहीं था। तो ब्रिटेन के लोग इंडिया की सरकमस्टांसिस को, इंडिया की कंडीशंस को, यहाँ पर किस तरह से है सिचुएशन है, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो इसी वजह से क्या हुआ, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और यही रीजन था जिसकी वजह से जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसे ग्रीट किया गया किस स्लोगन के साथ? गो बैक साइमन। ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, गो बैक साइमन के क्या किए गए? स्लोगन दिए गए। ऑल पार्टीज इंक्लूडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोस्ट्रेशंस। सभी पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो मुस्लिम लीग थी, सभी लोगों ने क्या किया? उस डेमोस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। यानी सभी लोग मिलकर अपोज कर रहे थे किसको? साइमन कमीशन। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. अभी जब लोगों ने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी, यानी साइमन गो बैक के स्लोगन दे दिया, ब्लैक फ्लैग दिखा दी, यानी एक तरह से सिचुएशन जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होने लगी। तो ऐसे में जो वॉइस रहे थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिचुएशन को संभालने के लिए वॉइस राय जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने सिचुएशन को संभालने के लिए अक्टूबर 1929 के अंदर क्या ऑफर दिया? ऑफर दिया फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या है कि इंडिया के अंदर उन्होंने मतलब इंडिया के लोगों को एक ऑफर दिया कि ठीक है आप इलेक्शंस करें, आप अपनी गवर्नमेंट चुने, यानी आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, बट वो रहेगी किसके अंडर?
वो रहेगी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। यानी एक तरह से कुछ रिलैक्सेशंस इंडियंस को देने की कोशिश की गई। यानी उन्हें क्या किया गया, उन्हें मतलब उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे दिया कि ठीक है स्वराज आप लोग ले लें, मतलब इंडिया के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, लेकिन वो गवर्नमेंट रहेगी किसके अंडर, रहेगी तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही। और दूसरा क्या किया उन्होंने, एक और उन्होंने ऑफर दिया कि लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, आप उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, यानी इंडियन लीडर्स उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, और जो फ्यूचर में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, मतलब सभी लीडर से सेटिस्फाई नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। यानी जो लीडर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि हॉट ब्लडेड लीडर थे, यंग लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज कर दी। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within framework of British dominion gradually lost their influence. लेकिन जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो ठीक है कि मतलब जो डोमिनियन स्टेटस की बात को लेकर एग्री हो रहे थे कि ठीक है हमें स्वराज मिलेगा, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जो इस चीज को लेकर एग्री थे कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हमें स्वराज मिल जाएगा, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, उनका क्या था, डे बाय डे कांग्रेस में उनका इन्फ्लुएंस कम होता चला। यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, जो कोल्ड ब्लडेड लीडर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र एंड फ्यू अदर्स, उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो स्वराज नहीं चाहते थे, वो डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए नहीं चाहते थे। दे वांट फुल इंडिपेंडेंस, दे वांट फुल, दे वांट पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो दिसंबर 1929 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर जो लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ, लाहौर जो कि पाकिस्तान के अंदर, तो लाहौर के अंदर जो कांग्रेस सेशन हुआ उसके अंदर पूर्ण स्वराज की बात रखी गई, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की बात रखी गई। अलग अलग टाइम पर जो हमारे कांग्रेस सेशन होते रहे वो आप लोगों ने मैप के अंदर भी फिल करने होते हैं। तो हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि जो लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ 1929 के अंदर, वहां पर क्या डिमांड रखी गई, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ये किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर था, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी के अंदर। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और क्या डिसाइड किया गया कि 26 जन 1930 को हम किस डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिन लोगों ने क्या किया, प्लेज ली, किस चीज के लिए, टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। ये प्लेज किन लोगों ने ली, मतलब आम लोगों ने, कांग्रेस के लीडर्स ने ये प्लेज ली कि हम किस चीज के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। So, but the celebration attracted very little attention. पर इस सेलिब्रेशन को बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाई, मतलब हमें उस डे के ऊपर इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस आइडिया को, इस फ्रीडम के आइडिया को और ज्यादा मतलब कंक्रीट, यानी कहीं की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करने के लिए, उसे एवरीडे लाइफ के साथ जोड़ते हुए उस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने की एफर्ट्स की, जिसको हम कल के टॉपिक में स्टडी करेंगे।